जो प्रेयर भूल जाते हो क्या आप लोग बीच बीच में? प्रेयर क्या है याद नहीं रहती आप लोगों को, 2 बार देखा मैंने। मॉड्यूल डिस्कशन करना है ना? बिल्कुल। लास्ट के या स्टार्टिंग के? स्टार्टिंग के। चलिए मॉड्यूल निकालिए। मॉड्यूल डिस्कशन की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, फटाफट मॉड्यूल निकालें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा भी डिस्कशन नहीं हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगनर बॉक्स, बिगनर बॉक्स 1। बच्चों बिल्कुल शांत हो जाना, मेरी बात सुन लेना डाउट डिस्कशन के लिए प्लीज। डाउट डिस्कशन के लिए ध्यान रखें, अगर किसी की भी आवाज आई तो डाउट डिस्कशन कर दूंगा मैं बंद, फिर आप डाउट पे आके पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट के लिए लेक्चर नहीं मिलता है। और अगर शांत रहोगे तो फटाफट डिस्कशन करते हैं, 15 मिनट स्टार्टिंग के डिस्कशन के। जिसे भी क्वेश्चन पूछना है हाथ ऊपर करिए, प्रॉब्लम नंबर बोलिए। हाँ, इलिस्ट्रेशन 7, इलिस्ट्रेशन 7 और बोलिए। बातें पीछे पीछे, बालक बालक बालक। बिगनर बॉक्स 2 का थर्ड क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले बिगनर बॉक्स इलिस्ट्रेशन लिखवा दीजिए जो भी आपके, फटाफट बोलिए। बिगनर बॉक्स और इलिस्ट्रेशन में कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व भी किए नहीं किए? और कोई डाउट है? चलिए एक्सरसाइज में आते हैं हम। एक्सरसाइज फर्स्ट में कोई भी डाउट है बोलिए। ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिख दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, खोपड़ा फोड़ दूंगा अगर किसी ने मैटर वेव का क्वेश्चन पूछा तो अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, 11, 21, 10 और बोलिए। इधर वाले बच्चों को भी वही डाउट आएंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप यहाँ पर लिख लेना। हाँ 11 लिख लिया। बच्चों आवाज आ रही है क्या आप लोगों को इधर? यस। चलिए और बोलिए। एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट मानो। मैंने क्या कहा है बेटा, खोपड़ा फोड़ दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा तो। और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज फर्स्ट में अगर आपको, मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं बताओगे आप। E बराबर एच न्यू, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता तो बिल्कुल पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात? अब बोलिए क्या डाउट है। 24, वेरी गुड। 12, मुझे पता है ना कैसे पूछोगे आप किसी। 18, 15, पूछ ही नहीं रहते तो क्या करें फिर। 28, ये लीजिए 28। थोड़ा शांत रहे बस, ठीक है ना? मुझे पता है बच्चा क्या शर्माता है डाउट पूछने में, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। इतना आसान क्वेश्चन हो तो ही पूछ लें, तभी पूछेंगे बच्चे। चलिए इतना तो अपन डिस्कस करते हैं पहले। देखिए 15 मिनट में हो जाता है क्या। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब शांत हो जाना बिल्कुल, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी भाई, डिस्कशन बंद कर दूंगा नहीं तो मैं। लाइए बताइए क्वेश्चन क्या है। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बच्चों। हाँ लाइए, किसने पूछा है क्वेश्चन? पीछे बालक, बालक 4th फ्लोर पे बैठे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन 2 केसेस आर। बंद कर दो डिस्कशन। वेवलेंथ दे रखी है 2 केसेस में, इतनी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस। किसने पूछा था क्वेश्चन? बेटा देखो, ई वी नॉट 1 इज इक्वल टू ई माइनस 5, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा 1 कितना है? 4,000 माइनस 5। सेकंड ई वी नॉट 2, अभी भी आवाज आ रही है? 3600 माइनस 5, ठीक है? अब मुझे बताइए, आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पूछा है, ठीक है? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, ई कॉमन ले लिया, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना।
आपके पास वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, x जो भी आए वैल्यू आ जाएगी इसमें, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये e से ही कैंसिल कर देना, x वोल्ट आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो भी डिफरेंस पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था बिगनर बॉक्स 2 का 3। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 7 किसने पूछा है? देखिए इलिस्ट्रेशन 7 बेटा वो कह रहा है इलिस्ट्रेशन 7 आपसे कहा गया है ये मेटल है, इस पर लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हो रही है, और यहां से फोटोन आया, बाहर कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताइए फोटोन का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कौन? E/c। इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv। फोटोन के लिए मास वाली इक्वेशन यूज ले नहीं सकते आप, तो फोटोन का तो E/c हमारे पास होता है, पर इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इतना मोमेंटम। अब आपसे कहा है किसकी वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम इंपल्स। सबसे पहले आप क्या करिए, फोटोन आया, मेटल जिस पर आया इसका वर्क फंक्शन दे रखा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबसे पहले केमेक्स बताइए कितना? केमेक्स होता है E-5, कितना आ गया? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आप निकाल लोगे। अब बताइए हमारे पास मैक्सिमम इंपल्स पूछा है, मैक्सिमम इंपल्स मतलब मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम। मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास P2 माइनस P1 ये यहां पर रखना है। P2 फाइनल माइनस इनिशियल, P2 है आपके पास डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो फाइनल mv मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको प्लस आई कैप लूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगी? माइनस आई कैप, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन के आने की डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनल माइनस, अच्छा ये प्लस C/c है, इसके कोरस्पॉन्डिंग है माइनस, माइनस C/c, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। वैसे हमें इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए, ठीक है ना, तो अगर आप कैसे भी कर सकते हो, इधर से अगर फोटोन गिराओगे इधर से तो माइनस में आएगा, दो जो दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस हमारे पास आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, फाइनली मैग्नीट्यूड तो प्लस ही होगा। कैसे भी करिए, mv को क्या लिख सकते हो? p, mv को क्या लिख सकते हो? p, और p बराबर अंडर रूट 2m k पढ़ाया था ये E/c, ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम। क्या आपके पास केमैक्स है या नहीं? पर इसको जूल में रखना क्योंकि केजी में है, और ये आपके पास ई रहा, इसको भी जूल में कन्वर्ट कर देना। सॉल्व किसने पूछा था? कर लोगे सॉल्व? नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन 7 के बाद एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 किसने पूछा है? बोलिए 11। हाँ ऑनलाइन पूछा है, आपको कैसे पता? किसने बोला? यहाँ से पूछ रहे हो क्वेश्चन तुम? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, अरे बच्चों का भरोसा नहीं है। 11 किसने पूछा? देखो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी सुनिए, वो कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया भी था जब फोटो सेल पढ़ाया था। वो कह रहा है सेपरेशन जो रखी है बच्चों 0.2 मीटर, तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है कितना? 0.6 वोल्ट, और फोटो करंट कितनी दे रखी है बच्चों? 18 मिली एम्पियर। फिर आपसे कहा अगर डिस्टेंस D1 से D2 करते हैं, कितनी करते हैं डिस्टेंस? 0.6 मीटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट की बात कर रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया है इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू NP इज प्रोपोर्शनल टू N इज प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। डिस्टेंस चेंज होने से कौन चेंज होता है? इंटेंसिटी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो डिस्टेंस चेंज करने से तो इंटेंसिटी चेंज होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले भी 0.6 और अभी भी 0.6, आंसर आ गया। अगर करंट निकालनी हो तो करंट कैसे निकालते हैं? यहाँ से देख लो, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², I2 निकाल लो, I2/I1 इज इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर। I1 दे रखा है, D1 D2 आपको पता है, I2 निकालना, जो भी आंसर आएगा वो चारों ऑप्शन में से किसी में मैच नहीं होगा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला आंसर आपके गया 0.6। क्वेश्चन नंबर 21, 21 किसने पूछा है बच्चों? 21 ये तो फिर भी ठीक क्वेश्चन है, मैं तो E बराबर H नहीं बोला था, बोलो किसने पूछा? 21 क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन दे रखा है 3.3, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फाइ बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट का ध्यान रखें, फाइ बराबर होता है बच्चों H न्यू नॉट, ये होता है जूल में, किसमें होता है? जूल। तो 3.3 इसको भी जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब डिवाइड बाय H कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, H की वैल्यू आपको पता है, यूनिट का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 किसने पूछा है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी को डाउट हो? अरे 10 किसने पूछा था?
जबरदस्ती थोड़ी बताऊंगा बच्चों, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं। किसी को डाउट है हाथ ऊपर करिए। क्वेश्चन नंबर 24। 24 सेम क्वेश्चन इधर देखो, किसने पूछा है बेटा? आप ये जानते हो ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², तो I2/I1 इज इक्वल टू d1/d2 का स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन किसकी टर्म्स में? n की टर्म्स में। इधर देखो तो ये वाला ले लो, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है? तो n2/n1 बराबर d1/d2 का स्क्वायर, d1 1, d2 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर 1/4, मतलब n1/4 आ गया n2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल नंबर। क्लियर? अरे समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 किसने पूछा है? देखिए 12 क्वेश्चन है बेटा, केमेक्स आपको कैलकुलेट करना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो क्वेश्चन कराया कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं करा दी। समझ में तो आ गए थे आप लोग? नहीं, यहाँ तो क्या है, आपके केमेक्स ई और फाई का ही खेल है। फाई दे रखा है आपको पास, केमेक्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ई और फाई रखिए। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना? 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना? बोलो। देखो मैक्सिमम आपके कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, किसने पूछा था बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ की बारे, मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा नॉट होती है ना। 200 नैनोमीटर दे रखी है, और लैम्डा कितना दे रखा है? 100 नैनोमीटर, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट कितना है? बस सॉल्व कर लीजिए, केमेक्स आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? एससी बाय लैम्डा मत लगाना, जूल में आता है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहाँ गया ग्राफ? वेरी गुड। किसने पूछा 18? बेटा आपको याद है केमेक्स और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाया था बच्चों, स्लोप लिखाया था कितना? एच, वो तो नोट्स में लिखा रखा है बेटा, ये देखो केमेक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, कंपेयर किया था, वाई बराबर केमेक्स, एक्स बराबर न्यू, तो एम बराबर एच, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। 15 किसने पूछा है बेटा? ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहा है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव। आइंस्टीन ने क्या प्रूव किया था? क्वांटम नेचर, पार्टिकल या क्वांटम नेचर प्रूव किया था, मतलब पार्टिकल नेचर प्रूव किया था, क्या मान के? लाइट को क्वांटम मान के, ना कि वेव मान के। ई बराबर एच न्यू, ठीक है? यहाँ ये अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं लिखता और वो कहता कि आइंस्टीन प्रूफ, तो ई बराबर एमसी स्क्वायर प्रूफ किया है उसने। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहना चाहता है, मतलब जो उसका आंसर आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ। कहना ही चाहता है कि बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूफ, आइंस्टीन ने प्रूफ किया था पार्टिकल नेचर को क्या मान के? फोटोन, क्वांटम मान के लाइट को, ई बराबर एच न्यू। वो कहना चाहता है आपके। हाँ बेटा बोलो। कहाँ बता रहा वेव नेचर? जब लाइट किसी मैटर पर आती, जब तक रेडिएशन मूव करते हैं तो वेव है, पर एब्जॉर्प्शन होता है ना वो फोटोन की फॉर्म में होता है। इसने ये बताया था, ये मान के, वेव की फॉर्म में नहीं होता, ये मान के एक्सप्लेन किया था उसने कि पार्टिकल नेचर होती है। मैंने बताया था ना आपको, वेव पिक्चर की लाइट आ रही है तो वेव की फॉर्म में चलती है, अब तक चलती है, पर जब एब्जॉर्ब होगी ना तो उस टाइम पे आपके जब इंटरेक्शन होगा तब वो वेव नहीं बनेगी, क्या बनेगी? फोटोन। ये मान के इसने प्रूव किया था। 28। 28 किसने पूछा है? अरे 28 बताना है क्या? बताना? देखो, फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन मेटल, वर्क फंक्शन दे रखा है बेटा इतना। मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। तो बेटा ईवी नोट बराबर क्या होता है? ई माइनस फाइव। ई कितना दे रखा है? 4 5 2। रिवर्स मतलब वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है? ये एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज सेकंड में लो क्या? पूछ लो 1 से 20 तक, अगर कोई डाउट है पूछ लो, देंगे 1 से। बिगनर बॉक्स 2 का फोर्थ, लाओ बिगनर बॉक्स देख लेते हैं। बिगनर बॉक्स 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों।
बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन वाले बच्चे देंगे क्या कर रहे हैं? हाँ, एक्सरसाइज फर्स्ट की बात हुई है बच्चों अभी, है ना। बाकी 11 12 ये सब क्वेश्चन आगे। बिगनर बॉक्स 1 का 6 जरूर आपको बता देंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट पे ही है बच्चों, अभी सेकंड पे नहीं है अपन। बिगनर बॉक्स 1 का यहाँ मुझे दिख रहा है 6, बाकी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए एक्स्ट्रा, है ना। तो बिगनर बॉक्स 1 का 6 क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी खुश रहने दो थोड़ी देर, उनका भी मन लगा रहेगा ताकि। बिगनर बॉक्स 1 का 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, if the intensity of radiation this one wavelength दे रखी falling on number of photon per second per unit area, है ना। n क्या होता है? p lambda by sc। आपको तो इंटेंसिटी दे रखी है, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर को क्या लिख दूं यहाँ, I इंटू ए इंटू लैम्डा बाय एस सी। अच्छा बताइए, क्या लैम्डा किस में रखोगे? मीटर। आई कितना, इंटेंसिटी कितनी गिवन है बताओ? 100। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। और यूनिट एरिया, और लेमडा मीटर में कितना होगा? 400 इंटू 10⁻⁹ एस सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25। बस सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो? बिगनर बॉक्स 2 का फोर्थ, बिगनर बॉक्स 2 का फोर्थ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सरफेस। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी न्यू नॉट, तो फाई कितना होता है? एच न्यू नॉट। बेटा बातें मत करो, है ना। फिर आपसे कहा अगर 3 न्यू नॉट की लाइट गिराते हैं तो एनर्जी कितनी होगी बेटा? ई बराबर एच नहीं होती है, तो एच इंटू न्यू, ये न्यू है 3 न्यू नॉट, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है बेटा? वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर वो कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जब कितने की लाइट गिराए? 9 न्यू नॉट। तो एनर्जी कितनी होगी? 9 एच न्यू नॉट, ठीक है। ई बराबर एच नहीं हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर E-5 से सॉल्व कर लो। हाँ, इल्यूमिनेट करना मतलब इंसिडेंट करवाना, लाइट गिराना, है ना। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो? एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट, बिगनर बॉक्स इलिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज सेकंड बाद में देखेंगे। ये लीजिए 15 मिनट स्टार्टिंग के हो गए डिस्कशन। नेक्स्ट डे जब भी अपन अब डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डे मतलब मैं क्लास लूंगा मंडे को, ठीक है। हाँ, बताया था मैंने आपको 3 4 5 को छुट्टी पे रहूंगा, है ना। 6 का संडे मंडे को, या फिर जो भी होगा मंडे को क्लास लेंगे, मंडे ट्यूसडे जो भी आएगा। बच्चों कहाँ तक हुआ था लास्ट में बताइए? क्वेश्चन करा रहे थे? कौन सा क्वेश्चन कराए थे देंगे बताओ? अच्छा फोटोन वाले हो गए थे बच्चों, वो हो गए थे टेम्परेचर वाले। टेम्परेचर का क्वेश्चन हो गया था। अरे बच्चों लिख तो रखा 1600 केल्विन वाला। तो एक काम करिए, अब आते हैं अपन, मैटर वेव के क्वेश्चन स्टार्ट किया आप लोगों ने? तो स्टार्ट करिए, अपन पढ़ते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लिखिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बच्चों टाइम नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। डायग्राम बनाने के लिए मेरे साथ साथ डायग्राम बना लेना। मेरे डायग्राम बनने के 1 मिनट और दे दूंगा एक्स्ट्रा, डायग्राम बनने के बाद। उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो साथ साथ बनाए। मैं कह रहा हूं ना, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा डायग्राम बनाने के बाद में। तो जो बच्चे बातें कर रहे हैं,
ये एसी चल भी रहे नहीं चल रहे, पता नहीं। एक क्वेश्चन और रह गया बालक का। शशांक बेटा अभी बता देंगे आपको ना। बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लास्ट में आपने पूछा, बाद में लास्ट में देखते हैं ना। ये डायग्राम बनाइए, ये रोटेटिंग डिटेक्टर, ये कैथोड, और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में एनोड है। ये 44 से 68 वोल्ट प्रैक्टिकली यहाँ अप्लाई किया गया, ये एनोड। ये है निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल। ये हमारे पास स्कैटरिंग एंगल, ये हमारे पास आयनेशन चैम्बर, ये हमारे पास फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन, नाम मतलब तुम्हें पे कौन बेटा याद नहीं है तुम्हें। इसके बाद इस डायग्राम के बाद एक डायग्राम और बनाना। जगह नहीं बेटा, इसके नीचे बना लो डायग्राम। जगह होगा कि टेंशन ले रहे हो तुम लोग। ये थीटा हमारे पास है ब्रेक एंगल, ब्रेक एंगल। ये पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, इंटर प्लेनर डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये एटम्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। कैपिटल डी अप्रोक्सीमेट ट्वाइस ऑफ डी के बराबर। बस ये डायग्राम बनाना है आपको, बाकी अब मत बनाना जो मैं बना रहा हूँ ना। हाँ बेटा, ब्रेक सिंगल। बगल में जरूरी नहीं है बेटा, इस डायग्राम के बाद में भी बना सकते हो ना। तो 1 मिनट और आपके पास। नहीं, हो गया बच्चों।
करें स्टार्ट। ऊपर लिखा हुआ है ब्रेक्स एंगल, ठीक है। और ये जो बीम हमारे पास है इसको लिखना, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसको बोलते हैं कोलिमेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। कोलिमेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, ये है ब्रेक्स एंगल। इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी आपके दे रखा है अप्रोक्स 9.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। स्मॉल डी लिख रहा है 0.91 एंगस्ट्रॉम। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनता है, करें ना, स्टार्ट हो गया। वेरी गुड बच्चों, देखो इधर सब। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव। चार ऑप्शन दे रहा हूं, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा? कौन सी नेचर? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टार बना के लिखी है। proves wave nature of electron, prove wave nature of electron। पहले तो ये पता हो अपने को क्या प्रूव किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया गया। अब इधर देखिए बच्चों सब, वेव नेचर को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा यहां से कैलकुलेट किए और एक ग्राफ लोड किया। ग्राफ था हमारे पास इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ आया था, प्रैक्टिकली कुछ इस तरह का। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव की जाएगी। हमारे पास ये कैथोड, एनोड है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। एनोड इज सिलेंड्रिकल एंड हैज अ फाइनाइट होल्स अलोंग इट्स एक्सिस। ये हमारे पास कैथोड, ये फिलामेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गन का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहाँ पर उठाता हूँ मैं आपसे, जवाब देना देंगे, कुछ याद होगा 12th क्लास का। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ उठा रहा हूँ कि ये जो फिलामेंट हमारे पास होता है ये किसका होता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट। किसका होता है? किसका होता है? ध्यान रखना, ये होता है हमारे पास टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का, ठीक है। मैं तो चेक कर रहा था, देखें आप लोग क्या है, तुक्का ही मारते हो या फिर याद है इसलिए। ठीक है, बात सुनिए। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। इस पर क्या होता है, फिलामेंट पर कोटिंग की जाती है ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लूज हो, एक बीम का फॉर्मेशन कर दे, उसके लिए इस पर कोटिंग की जाती है। चार ऑप्शन दे रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट। इस पर कोटिंग किसकी होती है? वेरी गुड, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है टंगस्टन का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर आप ये देखो, ये लोअर और ये हायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिलामेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन गन का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने का, तो आपसे पूछा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस मेथड से, चार ऑप्शन आपको देगा, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, या फिर थर्मियोनिक इमिशन। कौन सा? वेरी गुड, ध्यान रखना, थर्मियोनिक इमिशन मेथड द्वारा इलेक्ट्रॉनों को प्रोड्यूस किया जाता है। कौन से मेथड से? थर्मियोनिक इमिशन। देखो हमारे पास
ये फिलामेंट है, यहाँ हमने एक बैटरी लगा रखी है, इसके कारण ये है LT, लो टेंशन बैटरी, हमारे पास लो वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, इसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा। इस करंट के कारण क्या होता है बच्चों, फिलामेंट वार्म अप होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, कौन सा मेथड, थर्मियोनिक इमिशन। तो ध्यान रखें, थर्मियोनिक इमिशन मेथड द्वारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करके, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके, फिलामेंट करंट को डिक्रीज करके, फिलामेंट करंट को इंक्रीज करके। तो ध्यान रखें, एनोड और कैथोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो काइनेटिक बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, थर्मियोनिक इमिशन मेथड द्वारा तो केवल इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना उनको आगे की तरफ मूव कराएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो ध्यान रखना, कैथोड एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उनकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन बीम जो भी प्रोड्यूस हुई है, ये कन्वर्जिंग लेंस से हम कन्वर्स करके इस फाइनाइट होल से हम पास करते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल। यहां पर क्या होगा, एनोड इज सिलेंड्रिकल एंड हैज अ फाइनाइट होल्स अलोंग इट्स एक्सिस। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस होल, electrons form a parallel beam of electron, or this parallel beam is known as collimated electron beam. Collimated means parallel beam of electron. एक parallel beam हमें मिलती है। Now this electron beam is incident on nickel crystal. निकल क्रिस्टल लेने का खास मकसद ये था कि इसमें हर एटम दूसरे एटम से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, रेगुलर स्पेस होती है एटम्स के बीच में। ये देखिए, निकल क्रिस्टल 3D फॉर्म में था, हर एटम दूसरे एटम से इक्वल डिस्टेंस पर। इस तरह से इसमें काफी सारे पैरेलल प्लेन्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम स्मॉल डी, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी। अब देखिए, मैंने ये फ्रंट वाला प्लेन ले लिया, जिसको मैं मार्क किया है, ये वाला, ये फ्रंट प्लेन जो है ये मैंने लिया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसमें ऐसे पैरेलल प्लेन्स दिख रहे हैं आपको, ये पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। ये पैरेलल प्लेन्स काफी सारे, और इनमें 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। किसके बीच की डिस्टेंस, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। किसकी प्लेन, 2 प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। और निकल क्रिस्टल के लिए किसी इक्विपमेंट से कैलकुलेट की थी, वो डिस्टेंस कितनी आई थी, अप्रोक्स 0.91 एंगस्ट्रोम, ठीक है। अब एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, किसके बीच की, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास होती है, इसको क्या बोलोगे, इंटर एटॉमिक स्पेस। ध्यान रखना, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, काम आएगा। एटम्स के बीच की डिस्टेंस इंटर एटॉमिक स्पेस, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस किस ऑर्डर की, एंगस्ट्रॉम। किस ऑर्डर की, एंगस्ट्रॉम। इन्होंने देखा कैपिटल डी अप्रोक्सीमेट ट्वाइस ऑफ डी होता है, तो अगर ये एंगस्ट्रॉम तो ये भी एंगस्ट्रॉम, दोनों एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है हमारे पास। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ क्या प्रूव किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए यहाँ वेव ऑप्टिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास काम आएगी बच्चों। प्रॉपर्टी क्या थी, याद करना, अगर किसी को बाई चांस याद आ जाए, किसी भी इंसिडेंट बीम का किसी भी क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम कॉर्नर, बेंड होना केवल तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ का ऑर्डर इसकी साइज के कंपेरेबल हो। ऐसा कुछ कहीं पढ़ा है क्या, वापस सुनना क्या कहा, किसी भी डिफ्रैक्शन की कंडीशन है, डिफ्रैक्शन केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब इस इंसिडेंट बीम का, जो भी बीम आ रही है, उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर, इस वेवलेंथ का ऑर्डर प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस ये रही, या फिर एटम्स के बीच के डिस्टेंस की हो, इसके ऑर्डर की होनी चाहिए, तो डिफ्रैक्शन होगा। अदरवाइज कोई चांस हमारे पास नहीं है बच्चों डिफ्रैक्शन का, केवल ये चांस है डिफ्रैक्शन का। इसके कंपेरेबल होनी चाहिए हमारे पास साइज, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई किए गए, 44 से 68 वोल्ट तक अप्लाई किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए 44 वोल्ट। सबसे पहले अगर 44 वोल्ट अप्लाई किया तो इन्होंने 44 वोल्ट पर ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास हुई। 44 इलेक्ट्रॉन है तो सब एक्सपेरिमेंटल, क्या सोचा और कैसे प्रूव किया वो देख रहे हैं अपन तो। 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इंसिडेंट हुई। इसकी किसी भी लेयर से स्कैटरिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है इसी लेयर से हो, आगे वाली लेयर से भी इसकी स्कैटरिंग हो सकती है।
ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्कैटरिंग हुई मान लीजिए 5-1 एंगल पर। ये इन्होंने नोट कर लिया किसी इक्विपमेंट से कि ये जो स्कैटरिंग हुई है 5-1 एंगल हमारे पास कितना है, ये मान लीजिए एंगल जो 5 था ये 5-1 था इस टाइम, ठीक है। और हम जानते हैं करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। एंगल नोट कर लिया, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आयनेशन चैम्बर में आएंगे उतना ही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उतना ही गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। और हम जानते हैं जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, कैलकुलेट कर लिया, इंटेंसिटी डिटेक्ट करा, मान लीजिए इस टाइम इंटेंसिटी हमारे पास थी I1, फिर वोल्टेज चेंज किया, वोल्टेज चेंज करेंगे, मान लो 44 की जगह हमने यहाँ पर 48 वोल्ट लगा दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 40। अच्छा एक बार बताइए, अगर ये वोल्टेज चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज बढ़ेगी। अब हायर और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गए, स्कैटरिंग हुई, क्या जो एंगल पहले वाला था उसी एंगल पर स्कैटरिंग होगी, कहीं भी हो सकती, कहीं भी एंगल सेम रहेगा डिफरेंट। सीधी सी बात है, हमारे पास मान लीजिए एक बॉल है, इस बॉल को आप सॉलिड पर किसी क्रिस्टल पर फेंक रहे हो या दीवार पर भी फेंक रहे हो, तो ये स्लो फेंकूंगा तो जो ये एंगल होगा दिस वन, और फास्ट फेंकोगे तो ये जो एंगल होगा वो सेम होगा डिफरेंट, डिफरेंट होगा हमारे पास, और बिल्कुल होता भी है। कैसे एंगल चेंज होता है, आपके एंगल किस तरह से वेरी करता है हमारे पास पोटेंशियल के साथ, वो अभी आगे आपको बताते हैं। पोटेंशियल चेंज करने से एंगल कैसे चेंज होता है, आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें तो ये जो एंगल होता है हमारे पास स्कैटरिंग एंगल, अर्लियर वैल्यू से इंक्रीज, अर्लियर वैल्यू से डिक्रीज, ऐसे आपके, तो अभी बताते हैं उसको, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा वहां बताते हैं। अब देखिए मैंने लगाया 48 वोल्ट, 48 वोल्ट पर 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बीम आई, मान लीजिए ये phi2 एंगल पर इसकी स्कैटरिंग होगी, ये दिस वन, ये एंगल है phi2, phi2 एंगल पर स्कैटरिंग होगी, इन्होंने नोट कर लिया एंगल कितना आया, ये phi2 मान लीजिए। और किसी भी एंगल पर स्कैटरिंग हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, ये रोटेटिंग डिटेक्टर यहाँ पर है, इस पे स्केल लगा हुआ है डिटेक्शन के लिए, ये पूरा इस तरह से रोटेट हो जाता है, यहाँ से ये रोटेट हुआ, इलेक्ट्रॉन आयनेशन चैम्बर में कलेक्ट किए गए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयनेशन चैम्बर में आएंगे उतना ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा करंट, और जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने फिर इंटेंसिटी नोट करी I2, तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पर, तीन वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स मिले, और डिफरेंट इन इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ऑब्टेन हुई, और डिफरेंट वोल्टेजेस पर स्कैटरिंग एंगल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। कुछ ग्राफ कैसे आए, कुछ कैसे आए, उनमें से हमारे पास अलग अलग वोल्टेजेस पर अगर हमने इंटेंसिटी, एक V बराबर 54, V बराबर 55, 45, 46, 47, अलग अलग वोल्टेजेस पर फाई और आई नोट कर लिया हमने, और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ देखिए कैसा है, अलग अलग वोल्टेजेस पर, एक वोल्टेज हमारे पास ऐसा था उस पर, जैसे मान लो V बराबर आपके पास 44 वोल्ट है, 40 वोल्ट पर 5-1 और I1 एंगल नोट किया, ये एंगल 5-1, और इस पर इंटेंसिटी थी I1, ये पॉइंट हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा मिला, ठीक है। और ये सारे हमने यहाँ पर प्लॉट करे, जो भी हमें पॉइंट मिले, I2 पर phi2, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपके पास, और ये मिला, ये I2 और phi2। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें, ये अभी बताते ना बेटा आपको, अभी सब दिखेगा बेटा, रुको। देखिए जो भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पर एंगल्स मिले और फाई और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे कुछ पॉइंट मिले, इन सबको जब इन्होंने मिक्स किया इस तरह से, तो इनके पास फाइनल जो हमारे पास कर्व मिला कुछ ऐसा। ऐसा कुछ ग्राफ इन्हें ऑब्टेन हुआ प्रैक्टिकली। इस ग्राफ से ही इन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ, आप लोगों ने बच्चों अगर याद हो आपने पढ़ा होगा, ऐसा ग्राफ आपने कहां पर पढ़ा था कि मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम और उसके बाद इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है, मैक्सिमम
कहाँ पढ़ा था? डिफ्रैक्शन, कुछ याद आ रहा है? तो इन्होंने जो डाटा मिला उस डाटा से इनको ये पता लग गया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं वेव नेचर तो शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व कर चुके थे जो इन्हें एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला था। अब इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए प्रूफ किस तरह से किया इस चीज को। सबसे पहले आप ये बताइए, ये हमारे पास है टोटल एंगल कितना? 180। देखो ब्रेक एंगल क्या होता है? निकल क्रिस्टल, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखना। निकल क्रिस्टल की सरफेस से इंसिडेंट बीम का एंगल या निकल क्रिस्टल की सरफेस से स्कैटर्ड बीम का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक एंगल। कौन सा एंगल? ब्रेक एंगल। क्रिस्टल की सरफेस से इंसिडेंट बीम या स्कैटर्ड बीम के साथ का एंगल जो होता है, दिस वन, ये वाला थीटा, ये इंसिडेंट बीम के साथ हो या स्कैटर्ड बीम के साथ का एंगल हो, इसे हमने बोला है थीटा, ब्रेक एंगल। अब इसने प्रूव करने के लिए क्या किया, ब्रेक्स इक्वेशन की हेल्प ली। पहले तो बताओ टोटल एंगल कितना? 180। तो मैं लिख सकता हूं 2 थीटा प्लस 5 बराबर कितना? 180। इन्हें बहुत सारे कर्व मिले थे, उनमें से एक कर्व मैंने यहाँ प्लॉट किया है, फाइनल कर्व, कि एक कर्व ऐसा आया था v बराबर 54 पर। इन पर ही एक ऐसा डाटा मिला था कि v बराबर 54 वोल्ट और फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पर, जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड हमारे पास हुई थी। क्या मिली थी? मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक कर्व ऐसा मिला था, किस पर, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। एक कर्व ऐसा था जो पीक हमारे पास मिला था, ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज था 54 वोल्ट, और फाई हमारे पास जो था 50 डिग्री। ऐसा तब हुआ था जब फाई कितना था बच्चों? ये 50 डिग्री, और इंटेंसिटी उस टाइम मैक्सिमम हमें ऑब्टेंड हुई थी, और उस टाइम मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेंड हुई। अब इसने प्रूव कैसे किया, देखिए ब्रेक्स इक्वेशन हम सब जानते हैं। अच्छा, कितने फाई पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली? 50 डिग्री। अच्छा, फाई अगर 50 डिग्री यहां पर रखोगे तो बताइए, सॉरी, हाँ, फाई बराबर 50, तो थीटा कितना होगा? 180 माइनस फाइव डिवाइड बाई 2, फाई कितना? 50, तो थीटा कितना? 65 डिग्री। ये हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू 65 डिग्री। अब इन्होंने देखो कैसे प्रूव किया। हम जानते हैं ब्रेक्स इक्वेशन हमारे पास होती है बच्चों, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहां थीटा है ब्रेक्स एंगल, ये वाला एंगल थीटा। अब इन्होंने प्रूव करने के लिए इन्होंने कहा जैसे n बराबर 1 अगर हम रखें और इलेक्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, कौन सी वैल्यू? प्रैक्टिकल। ये p मींस प्रैक्टिकल वैल्यू 2d। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई कि सर ये बताइए, हम तो ये जानते हैं कि हम I इज प्रोपोर्शनल टू V, जानते हो ना, और I इज प्रोपोर्शनल टू I। सर सबसे ज्यादा वोल्टेज पर सबसे ज्यादा करंट या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलनी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा वोल्टेज कितना अप्लाई किया? 68, पर मिली कितने पर? 54। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? 54 वोल्ट पर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन क्यों हुई? तो सुनिए, 54 वोल्ट पर, तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है, सुनना। इन्होंने याद किया डी ब्रॉगली को। डेविसन जर्मन ने किसको याद किया? डी ब्रॉगली। बताइए बच्चों, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में है या नहीं? स्कैटरिंग हो रही है, मूविंग कंडीशन में है या नहीं? क्या इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है? अरे बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन मैटर में एग्जिस्ट करता है? क्या इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है? अगर इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव एसोसिएट होनी चाहिए? अभी सोच रहे हैं, प्रूव नहीं किया, अभी सोच रहे होनी चाहिए डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ना कोई क्या थी? वेव एसोसिएट थी। अब इन्होंने कहा होता क्या है कि जब इनमें स्कैटरिंग हुई, तो स्कैटरिंग के बाद ये सारी वेव्स क्या हो गई? सुपरिम्पोज। क्या हो गई? और वेव सुपरिम्पोज होने के बाद इनमें पाया गया इंटरफेरेंस। क्या पाया गया? और फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री और v इज इक्वल टू 54 वोल्ट पर जो इंटरफेरेंस था, वो याद है कौन सा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा? और आप सब जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने का रीजन इन्होंने बताया कि maximum intensity is obtained at v is equal to 54 volt and phi is equal to 50 degree. It is due to the constructive interference between the electrons which is scattered from any layer of regular space atoms of crystal. किसी भी लेयर से स्कैटरिंग हुई हो, उन वेव्स में आपस में सुपरिम्पोज होने के कारण हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। तो सर फिर हमें v
मैं 68 पर 68 वोल्ट पर क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ थे लीनियर नॉन लीनियर जो मैंने बनाए थे, नॉन लीनियर थे या लीनियर? नॉन लीनियर। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा वोल्टेज पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमें मिलनी चाहिए। उसका मिलने का कारण इन्होंने बता दिया कि ऐसा क्या था। अब क्या हुआ, प्रूव करने के लिए हम प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। 2d साइन थीटा, 2d कितना 0.91, साइन थीटा कितना 65। और ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू याद है कितनी आई थी? ये वैल्यू आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम। जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ना, इसकी वेवलेंथ आ गई आपके पास 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब इन्होंने क्या कहा कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम सही जा रहे हैं या नहीं। हमने जो भी डाटा कैलकुलेट किया है, वेवलेंथ निकाली है, क्या हमारी वेवलेंथ सही है या नहीं। तो इन्होंने इसको क्रॉस चेक किया किससे? डी ब्रॉगली की हेल्प से। और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए थियोरेटिकल वैल्यू निकाली। टी मींस थियोरेटिकल वैल्यू, और वो कितनी होती है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग? 12.27 अपॉन रूट वी। कुछ याद आ रहा है? कितने वी पर मैक्सिमम मिली? 54। और ये वेवलेंथ जब आप सॉल्व करोगे तो थियोरेटिकल वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 1.67 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने देखा कि हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट सही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है। इन्होंने कहा देयर इज एक्सीलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है? सेम। जवाब देना बच्चों, क्या दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है? नहीं। क्या दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है? एंगस्ट्रॉम। किस ऑर्डर की? क्या इंसिडेंट बीम जो भी आ रही है उसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या एटम्स के बीच की डिस्टेंस या प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस के ऑर्डर की है? ये भी किस ऑर्डर की थी? एंगस्ट्रॉम। और अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्रिस्टल से क्या हुआ? डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन से प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर प्रूव की? वेव। इस तरह से प्रूव की थी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर वेवलेंथ का ऑर्डर मैच करा के। एक्चुअली हमें यहां तो लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन। पर एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो क्या है? डिफ्रैक्शन हमारे पास है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का ऑर्डर जो है हमारे पास एटम्स के बीच की डिस्टेंस या इनके कंपेरेबल हमारे पास आई है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। अरे कुछ समझ में आई बात? तो एक काम करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ। प्रूफ कुछ इस तरह से किया था इन्होंने। ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये नोट कर लीजिए। और एन यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जब डिफ्रैक्शन का पता लगा तो एन डिफाइन किया है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एन बराबर 1 के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास ऑब्टेन मिली थी प्रैक्टिकली। तो एक काम करिए, ये वाला डायग्राम बना लेना बस, बाकी कंप्लीट करिए। क्वेश्चन करते हैं इस पे। फटाफट कंप्लीट करें, समय खराब ना करें। आयनेशन चेंबर में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है उतनी ज्यादा करंट देगा। क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है? करंट। और जितना ज्यादा फ्लो हो रहा है उतनी ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। हो गया बच्चों?
स्टार बना के लिखिए पॉइंट। क्या बेटा? टी थ्योरेटिकल, हाँ लिखाऊं? ये प्रूव करने से पहले ही ये देख चुके थे, जो डाटा मिला था मैंने आपको अभी ग्राफ बताया था, डिफ्रैक्शन का ग्राफ ऑब्टेन हुआ था प्रैक्टिकली, तो इनको आइडिया तो वहीं लग गया था। लिखिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी, स्टार बना के पॉइंट लिखना, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन, the maximum intensity is obtained at maximum intensity is obtained at V is equal to 54 volt and phi is equal to 50 degree. V is equal to 54 volt and phi is equal to 50 degree. The maximum intensity is obtained at V is equal to 54 volt and phi is equal to 50 degree. It is due to the constructive interference between the electrons. It is due to the constructive interference between the electrons which is scattered from different layers of crystal, which is scattered from different layers of crystal. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट लाइन लिखिए बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, the wavelength of electron is the order of interatomic space, that's why it is proved wave nature of electron, that's why it is proved wave nature of electron, because diffraction is the property of wave, because diffraction is the property of wave. ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, कैलकुलेट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, calculate accelerating potential for electron, sorry, accelerating potential of electron, calculate accelerating potential of electron for maximum intensity, ये डायग्राम बनाइए, ये इंसिडेंट बीम, स्कैटर्ड बीम, और ये क्रिस्टल्स के बीच, क्रिस्टल्स में पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, देख लो जरा, ऐसे पैरेलल प्लेन्स है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, इंसिडेंट बीम, स्कैटर्ड बीम, और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कैलकुलेट करना है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का।
है किसी का आंसर? नहीं, 50 वोल्ट, अप्रोक्स 50 वोल्ट। वेरी गुड। देखो बच्चों, आप अप्लाई कर सकते हो, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। थीटा क्या है? ब्रेक्स एंगल। ब्रेक्स एंगल होता है निकल क्रिस्टल की सरफेस से जो एंगल, कितना? 60 डिग्री। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन हुई थी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पर, एन बराबर 1 रखोगे, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा 2 इंटू डी, कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, साइन थीटा, थीटा कितना रखोगे? 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल मैंने आप लोगों को लिखाया था क्या? 12.27 अपॉन √v। कुछ याद है? तो आप मुझे बताइए, स्क्वायर करोगे 2 से 2 भी कैंसिल, स्क्वायर करोगे तो कितना? 150 अप्रोक्स अपॉन v इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, दोनों तरफ स्क्वायर करते, तो ये v इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आ जाएगा कितना? 50 वोल्ट। नोट करिए। वेरी गुड, इधर आ गया आंसर आपका करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट सेटिंग लिखो, बोर क्वांटेशन कंडीशन, न्यूमेरिकल पूछे जाता है इस पे। तो देखिए पहले क्या कहना चाहता है। बोर क्वांटेशन कंडीशन एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली, हेडिंग लिखिए। देखिए बच्चों, समझिए क्या कहा गया इसके थ्रू और किस तरह से इसने बोर क्वांटेशन कंडीशन को एक्सप्लेन किया। देखिए इधर सुनिए बच्चों, हमारे पास पहले तक जो थ्योरी दी गई थी उसमें माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मैटर का पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर का पार्टिकल। अच्छा बताइए, जो मतलब जो मैटर में एग्जिस्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मैटर के पार्टिकल्स हैं। क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है या नहीं? अरे बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है? क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? अगर इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, क्या इसके साथ कोई वेव एसोसिएट होनी चाहिए? और जो वेव होती है उसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। वेव एसोसिएट हमारे पास होनी चाहिए। अगर वेव एसोसिएट हमारे पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक वेव की फॉर्म में हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है। कौन सी वेव में? वेव की फॉर्म में, मैटर। अब अगर वो वेव की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है तो पहले तक जो थ्योरी हमारे पास सोची जाती थी, अगर वेव की फॉर्म में रेडिएशंस हमारे पास इमिट होंगे, ईएम वेव अगर हमारे पास होती, पहले तक ये सोचा जाता था कि ईएम वेव एसोसिएट होती है उसके साथ। और ईएम वेव जो होती है, न्यूटन कार्पस थ्योरी जो हमारे पास थी, उसमें सोचा गया था पहले तक तो कि इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है, वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व हो रहा है तो कोई ना कोई वेव है, वो उसको माना जाता था हमारे पास ईएम वेव है कोई भी। और ईएम वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास इमिट करेगा, उसकी एनर्जी कंटिन्यू लॉस होती जाएगी, और लॉस होते होते उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए? न्यूक्लियस। पर ऐसा नहीं होता। फिर इसको एक्सप्लेन किया किसने? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने यहाँ पर ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, मैटर का पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में है। मूविंग कंडीशन में तो वेव एसोसिएट होनी चाहिए, पर कौन सी वेव होनी चाहिए? फिर इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना,
जो वेव एसोसिएट उसके साथ होती है वो स्टेशनरी वेव होती है। कौन सी वेव? जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ऐसी वेव की फॉर्म में ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव पढ़ा है कहीं आपने, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा होगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हमारे पास होती है जिसमें कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, ऐसी वेव की फॉर्म में हमारे पास रिवॉल्व करता है। ये देखिए, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं बच्चों, ये लैम्डा और ये हमारे पास लैम्डा। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, रेडियस ऑर्बिट की, तो देखो इसका एक स्टेटमेंट था और इसने अपने एक स्टेटमेंट से बोर की क्वांटेशन कंडीशन को एक्सप्लेन किया। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स। ध्यान से सुनना, इसका स्टेटमेंट था, अपने एक स्टेटमेंट से बोर क्वांटेशन कंडीशन का एक्सप्लेनेशन दिया इसने। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कमफरेंस कितनी होगी 2 पाई आर, अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये इसका स्टेटमेंट था। इसका मतलब क्या है देखिए, और बात सही भी थी। सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, इसका सर्कमफरेंस क्या, इसकी जो सर्कमफरेंस है इसकी पेरीमीटर के बराबर होगी या नहीं? अच्छा बताइए, अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, देखो यहां से यहां तक ये एक वेवलेंथ हमारे पास होगी, इसको मैंने मान लिया लैम्डा। यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट वेव हमारे पास हो रही है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा। और यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास एक वेवलेंथ होगी लैम्डा। ये थर्ड ऑर्बिट की अगर अपन बात करें, तो आप देखिए मैं कह रहा हूं सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारे पास सर्कमफरेंस की बात करें इस ऑर्बिट की, तो वो इसकी पेरीमीटर के बराबर होगी, मतलब लेंथ ऑफ द ऑर्बिट के बराबर हमारे पास होगी। इसका मतलब मैं अगर इस सर्कल को एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर दूं इस तरह से, तो आप मुझे बताइए इसकी जो पेरीमीटर है या इसकी लेंथ ऑफ द ऑर्बिट है वो कितनी लैम्डा? 3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा, अरे होगी या नहीं? ये लेंथ ऑफ द ऑर्बिट हमारे पास आ गई 3 लैम्डा। और बात सही भी थी, उसने जो कहा था कि जो सर्कमफ्रेंस है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास है। यहाँ ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर। ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं कहा उसने, क्या कहा, प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा देखिए, अगर nth ऑर्बिट की बात करते तो 2 पाई आर बराबर n लैम्डा। वापस सुनना उसका स्टेटमेंट क्या था, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। आपसे जब भी क्वेश्चन में कहे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, आंख बंद करके 2 पाई आर बराबर n लैम्डा अप्लाई कर देना अगर आंसर चाहिए तो। कभी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो क्या अप्लाई करोगे, 2 पाई आर बराबर n लैम्डा। अब देखिए क्या कहा उसने, मैं वापस बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो मतलब n इंटीजर होना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हमारे पास होनी चाहिए। n कभी भी 1.5 नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट वेव नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अच्छा कोई ऐसा ऑर्बिट होता है कि n बराबर 1.5 3.5? ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होता, तो वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसका ये स्टेटमेंट था कि उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब जो सर्कमफरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल आए, वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। और अपने एक स्टेटमेंट से देखो इसने बोर क्वांटेशन कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन किया, बताइए। मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो लैम्डा बराबर, वेरी गुड, h बाय एम वी। अरे होता है या नहीं? तो यहां से बताइए एम वी इंटू आर बराबर कितना, एन एच बाय 2 पाई। क्या बच्चों ये बोर का पोस्टुलेट था? क्या ये बोर की क्वांटेशन कंडीशन थी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई? तो अपने एक स्टेटमेंट से बोर क्वांटेशन कंडीशन का एक्सप्लेन कर दिया इसने, किसने, डी ब्रोगली ने। अब देखिए अगर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम की कभी बात की जाए तो उसके लिए अगर आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेट करनी पड़ी तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ सकती है। और रेडियस आपने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, कितनी होती है बच्चों, 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 0.529 n स्क्वायर बाय z, किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम। याद है सबको, ये हमारे पास आएगी।
अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व पूछता हूं आपसे और एक आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो आपसे कहा गया है, ये फॉर्मूला है बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इस पे क्वेश्चन आता है बस। आपसे कहा गया है कि फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर x है तो डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट विल बी। फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर x है तो डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट विल बी कितना हो गया, 5x बाय पाई। नहीं समझ में आया? क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या नहीं, और रिवॉल्व कर रहा है तो आप तुरंत अप्लाई करोगे 2 पाई r इज इक्वल टू कितना, n लैम्डा। अच्छा बताइए n बराबर कितना 5 और लैम्डा कितना x, तो ये आ गया 2 पाई r, तो 2r बराबर 5x अपॉन पाई, क्या यही डायमीटर होगा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड, और आप पढ़ चुके हो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कंडीशन क्या आई थी, मैंने आप लोगों को बताया होगा mv² बाय r, इसको कौन बैलेंस करता है, QVB, कुछ याद है, ये तो आप पढ़ चुके हो अच्छे से, तो v से v कैंसिल, तो mv बराबर कितना QBr, अरे QB इंटू आर, अगर mv आ गया तो क्या उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी, कितनी होती है h अपॉन mv, और mv की जगह QBr। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बोलिए एक बार, लैम्डा बराबर h बाय h अपॉन QBr, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, r रेडियस, और q चार्ज, ठीक है। अब मैं आपसे इस पर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो एक काम करिए पहले जो मैं लिखा रहा हूँ उसमें लिखिए, हाँ बोलिए। श्योरिटी तो बेटा है नहीं, मैटर वेव के भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, होनी चाहिए, हाइपोथेसिस थी ना उसकी। लिखिए क्या लिखा रहा हूँ, जो लिखो बच्चों एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolve around the nucleus in the form of electron revolve around the nucleus in the form of stationary waves, in the form of stationary waves। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, वापस सुनना शुरू से, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in the form of stationary waves। वापस से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव्स। फिर नेक्स्ट आपने लिखा है लाइन से, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in those circular orbits in which the circumference of the orbit in which the circumference of the orbit is integral multiple, circumference of the orbit is integral multiple of de Broglie wavelength, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा, यहां तक कंप्लीट कर लो आप लोग तो पूरा। थोड़ा स्पीड से नोट करना बच्चों।
लैम्डा बेटा आपके पास आएगा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा बराबर h/mv से। ओके हो गया बच्चों। बिल्कुल h जूल सेकंड, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला में होगा, ये आपके पास आर किस में होगा? हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। जेई मेंस में आया था ये क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है, लिखो। लिखाऊं? लिखिए, शॉर्ट में लिखना, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखिए लैम्डा बी, देख लेना बोर्ड पे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, associated with the electron, the de Broglie wavelength lambda b associated with the electron orbiting in the second excited state, orbiting in the second excited state of hydrogen atom, de Broglie wavelength lambda b associated with the electron orbiting in the second excited state of hydrogen atom is related to that in the ground state, related to that in the ground state, ये लिखना। ग्राउंड स्टेट की वेवलेंथ कितनी? लैम्डा जी। इससे रिलेट कैसे होती है? चार ऑप्शन आपके मेन एग्जाम में दिए गए थे, ट्राई करके बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, इन्होंने भी सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया। क्या आएगा आंसर? फोर्थ आंसर आएगा। वेरी गुड, कितने बच्चों को आ गया फोर्थ? देखिए बच्चों, मैंने कहा था जब भी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो क्या लगाओगे? 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो 2πr1 इज इक्वल टू एन ग्राउंड स्टेट वन, वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा जी, ठीक है। इसको रिलेट कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा एक्साइटेड स्टेट था? सेकंड। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, ये रेडियस r2 3 इंटू लेमडा बी। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो बताइए कितना आ गया? r1 बाय r2 बराबर कितना? लेमडा जी अपॉन 3 लेमडा बी।
कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, रेडियस सेम ले रहे थे, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप सब जानते हो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, जेड हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो बता आर वन बाय आर टू क्या लिख दूं, आर वन बाय आर टू को यहां से एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर। बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, आर वन बाय आर टू को एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूं यहां से, बराबर। ठीक है, एन वन कितना है 1, एन टू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, लेमडा जी बाय 3 लेमडा बी, तो यहां से आपके पास आ गया लेमडा बी बराबर 3 लेमडा जी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहां से बच्चों। एक बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है बालक, बार बार लाओ एक मॉड्यूल दीजिए, क्योंकि आगे पढ़ा नहीं सकते अपन। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हो ना आप, जरूरत है क्या पढ़ने की, पढ़ना है ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नहीं पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ही, पढ़ा हुआ है अच्छे से तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितना ही पढ़ा लो आप लोगों को। कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं सर, वो क्या है, वो तो केमिस्ट्री वाला था तो फिजिक्स में, मतलब अलग अलग होते होंगे साइंस। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे वो, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के 1-2 पॉइंट आएंगे, वो काम आएंगे आपके आगे, क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। बिगनर बॉक्स कौन सा था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, कौन सा आ गया, देखो बच्चों, बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 7, वेवलेंथ आपको दे रखी है 700 नैनोमीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, अरे बच्चों शांत हो जाइए पीछे, बालक खोपड़ा फोड़ो उसका। इधर देखो, ये आप लोगों पे शोभा नहीं देता, आप लोग इतने शांति से बैठ के पढ़ते हो, इतना बढ़िया लगता है आपके रूम में पढ़ाने में, मतलब। नहीं ये बताऊं आपको, ये बहुत बढ़िया बात है आपके रूम में, खास बात ये है, कोई बच्चा जब पढ़ाते हैं ना बिल्कुल फालतू कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, उसको समझ में आए तो ठीक। नहीं पर आता तो है कुछ समझ, नहीं आता तब भी चुपचाप बैठा रहता है, आप ही देखो, है ना। ठीक है, बाकी नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग वाले बच्चे भी नहीं। वो भी ऐसा कुछ नहीं करते, बट इतना शांत जितना आप लोग बैठे हो ना, भाई उनकी आदत होती है बच्चों की तो बातें करना है। पहले लेक्चर में तो शांत रहते क्योंकि नींद ही नहीं खुलती पहले लेक्चर में, तो आगे दूसरे लेक्चर में जाके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज निकलने लगती है उनकी, है ना। पर इधर देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 7, स्पेशल काइंड ऑफ लाइट बल्ब, वेवलेंथ दे रखी लैम्डा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई 60 वॉट, इतना कन्वर्जन, और आपसे कहा हाउ मच फोटोन इमिटेड बाय द, अच्छा बच्चों 1 सेकंड का काम है आपका, समय खराब होगा नहीं तो जितना बोलोगे। नंबर ऑफ फोटोन आपसे पूछा 1 डे में, कैसे निकालते हैं, 5 × 10⁻24 पी इंटू लेमडा, तो 5 × 10⁻24 पावर कितनी 60 वोट, कितना परसेंट कन्वर्जन 50% कन्वर्जन, लेमडा किसमें मीटर, ये मीटर में, ये तो आए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो टी टाइम में कितने इंटू टी, कितने टाइम में, ये तो पर सेकंड आए, नंबर ऑफ फोटोन इतने, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पर डे 60 × 60 × 24, यही करोगे ना, 60 × 60 × 24, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त। मिलो बच्चों,
बच्चों अभी कुछ तारीफ करी थी मैंने आप लोगों की। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, ओके।